क्लास 8 NCERT साइंस चैप्टर नंबर 3 रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। पढ़ो और समझो। साइंस की ये पूरी सीरीज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उचित है। इसमें आपकी चैप्टर की रीडिंग पूरी हो जाएगी, चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। हिंदी माध्यम वाले इंग्लिश की टर्म्स को पूरी तरह से समझ जाएंगे और इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में पूरा अर्थ पूरी तरह से समझ जाएंगे और साथ ही आपके क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें हो जाएंगे। नोट्स साथ में दिए हुए ही हैं, वो भी नोट्स भी आप पढ़ लीजिएगा तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। तो इस सीरीज को पूरा देखना, एक भी चैप्टर मत छोड़ना। आपका साइंस का पूरा कोर्स बहुत अच्छे ढंग से पूरा हो सकता है। पाठ संख्या 3 चैप्टर नंबर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर की रीडिंग। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं, कपड़े फैब्रिक से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से यानी कि फाइबर्स से बनाए जाते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? हाँ, मुख्य रूप से हम 2 प्राकृतिक रेशों के नाम तो बता ही सकते हैं, रुई और ऊन। रुई से भी कपड़े बुने जाते हैं, ऊन से भी कपड़े बुने जाते हैं। रुई पौधों से प्राप्त होती है, ऊन पशुओं से प्राप्त होती है। रेशों का उपयोग विविध प्रकार के अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। The clothes which we wear are made of fabrics. Fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial sources. Can you name some natural fibers? Yes, especially we can say that cotton and wool are natural fibers. Cotton we get from plants and wool we get from animals. Fibers are also used for making a large variety of household articles. Make a list of some common articles made from fibers. Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. Make entry in table 3.1. यहाँ एक टेबल दी हुई है आपके सामने नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स की, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे की। क्रम संख्या लिखेंगे, वस्तु का नाम, नेम ऑफ आर्टिकल लिखेंगे और उसके बाद में अगले कॉलम में आप ये बताएंगे कि रेशे का प्रकार कौन सा है, प्राकृतिक है अथवा कृत्रिम है। टाइप ऑफ फाइबर क्या है, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, ये आप अपने लेवल पे कीजिए। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? ये प्रश्न इसीलिए पूछा गया है क्योंकि आप जब भी ये लिस्ट बनाने बैठेंगे तो आपके सामने कुछ नेचुरल फाइबर्स आएंगे और कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आर्टिफिशियल वाले होंगे उन पे आप कृत्रिम चिन्हित करेंगे ही करेंगे। Why did you label some fibers as artificial? आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants and animals. The synthetic fibers, on the other hand, are made by human beings. That is why these are called synthetic और man-made fibers. चैप्टर का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है 3.1 3.1 संश्लेषित रेशे क्या हैं। ये आपको सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे धागों से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। अथवा आप चित्र 3.1 ए अथवा चित्र 3.1 बी के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता है? एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। आप देख रहे हैं, चाहे ये मनकों वाला हार हो चाहे ये क्लिपों वाला हार हो, एक तरह से ये एक श्रृंखला बन रही है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार
अनेक छोटी इकाइयां बनकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक अथवा अंग्रेजी में इसे कहेंगे पॉलीमर कहलाती है। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली तथा मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ है अनेक तथा मर का अर्थ भाग अथवा इकाई। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। 3.1 What are synthetic fibers? Try to recall the uniform pattern found in the necklace of beads joined with the help of a thread. You can see in figure 3.1a, or try to join a number of paper clips together to make a long chain, as you can see it in figure 3.1b. Is there any similarity between the two? The synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Each small unit is actually a chemical substance. Many such small units combine to form a large single unit called a polymer. The word polymer comes from two Greek words, poly meaning many and mer meaning part or unit. So a polymer is made of many repeating units, just like you can see in the beads chain or in paperclip chain. बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। पॉलीमर अक्कर इन नेचर ऑल्सो। कॉटन फॉर एग्जाम्पल is a polymer called cellulose. Cellulose is made up of a large number of glucose units. चैप्टर का दूसरा भाग 3.2 संश्लेषित रेशों के प्रकार। 3.2 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। यहाँ पहला नाम आ रहा है रेयन। आपने कक्षा 7 में पढ़ा था कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में इसे गोपनीय रखा गया था। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बुनावट टेक्सचर ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ यानी कि लकड़ी, लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। यद्यपि रेयन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, फिर भी यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। ये गलीचे का चित्र आप 3.2 में देखेंगे। You have read in class 7th that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as closely guarded secret for a long time. Fabric obtained from silk fiber was very costly, but its beautiful texture fascinated everybody. Attempts were made to make silk artificially. Toward the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having property similar to that of silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp, काष्ठ लुगदी, लकड़ी की लुगदी. This fiber was called rayon or artificial silk. Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is a man-made fiber. It is cheaper than silk and can be woven like silk fibers. It can also be dyed in a wide variety of colors. Rayon is mixed with cotton to make bed sheets or mixed with wool to make carpets. You can see it in figure 3.2. Next, nylon.
नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल अर्थात पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में भी सुगम था। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? बिल्कुल हाँ, इतना प्रबल है, इतना मजबूत है कि इससे पैराशूट भी बनते हैं और चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्से भी बनते हैं। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग अर्थात शयन थैला, पर्दे आदि आप चित्र 3.3 में देखेंगे। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। चित्र 3.4 में आप देखेंगे एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है, स्टील के तार से अधिक प्रबल होता है। नायलॉन इज another man-made fiber. In 1931, it was made without using any artificial raw material from plants or animal. It was prepared from coal, water and air. It was the first fully synthetic fiber. Nylon fiber was strong, elastic and light. It was lustrous यानी कि चमकीला and easy to wash. So it became very popular for making clothes. We use many articles made from nylon, such as socks, ropes, tents, toothbrushes, car seat belts, sleeping bags, curtains, etc. You can see in figure 3.3. Nylon is also used for making parachutes and ropes for rock climbing. You can see in figure 3.4. A nylon thread is actually stronger than a steel wire. Let us find out. क्रियाकलाप 3.1 एक्टिविटी 3.1। एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए। लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती धागा लीजिए। इसे क्लैंप से बांध दीजिए जिससे यह स्वतंत्र रूप से लटक जाए, जैसा चित्र 3.5 में प्रदर्शित है। मुक्त सिरे पर एक हुक लगा पलड़ा बांध दीजिए जिसमें बाट रखे जा सके। पलड़े में एक एक करके बाट तब तक रखते चले जाइए जब तक कि धागा टूट न जाए और धागे को तोड़ने के लिए आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए कि यह धागा इतने भार पर टूट गया। यह भार रेशे का सामर्थ्य यानी कि उसकी मजबूती बताता है। इसी प्रक्रिया को ऊन, पॉलिएस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ दोहराइए और आंकड़ों को सारणी 3.2 की भांति सारणीबद्ध कर लीजिए। आंकड़ों को उनके बढ़ते सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप रेशों या धागों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे एक हुक अथवा कील का उपयोग भी कर सकते हैं और दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली भी बांध सकते हैं। बाटों के स्थान पर आप एक ही आकार की कांच की गोलियों या गुटिकाओं का उपयोग कर सकते हैं, जिसे कंचे भी कहते हैं। एक सावधानी है इसमें कि ध्यान रहे कि सभी धागे एक ही लंबाई एवं लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा मजबूत है और कौन सा कम। एक तो बहुत मोटा ले लेंगे और एक बिल्कुल पतला ले लेंगे तो वो नहीं होना चाहिए। एक्टिविटी 3.1, टेक ए आयरन स्टैंड विद अ क्लैंप, टेक ए कॉटन थ्रेड of about 60 centimeter length. Tie it to the clamp so that it hangs freely from it as shown in figure 3.5. At the free end, suspend a pen so that weight can be placed in it. Add weight one by one till the thread breaks. Note down the total weight required to break the thread. This weight indicates the strength of the fiber. Repeat the same activity with threads of wool, polyester, silk and nylon. Tabulate the data as shown in table 3.2. Arrange the threads in order of their increasing strength. You may use a hook or a nail on the ball for hanging the fibers and a polythene bag at the other end. In place of weights, you may use marbles or pebbles of similar size. Precaution is there also. Note that all threads should be of the same length and almost of the same thickness.
Here is the observation table, प्रेक्षण सारणी 3.2 दी हुई है। इस तरह की सारणी आप बना सकते हैं। आगे बात करते हैं हम पॉलिएस्टर और एक्रेलिक की। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। यह सपाट रहता है और सरलता पूर्वक धुल जाता है, अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरेलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों से खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी अन्य तंतु के समान बुना जा सकता है। पेट PET पॉलीएथिलीन टर्थलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। पेट किससे बना है? P पॉली, E एथिलीन, T टर्थलेट एक बहुत ही सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी पदार्थों के निर्माण हेतु किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। Polyester is another synthetic fiber. Fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. It remains crisp and is easy to wash. So it is quite suitable for making dress material. You must have seen people wearing polyester shirts and other dresses. Terylene is a popular polyester. It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn. PET polyethylene terephthalate is a very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. Look around and make a list of things made of polyester. Polyester वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बना है। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। पॉलिएस्टर मतलब पॉली प्लस एस्टर। पॉलिएस्टर मीन्स पॉली प्लस एस्टर is actually made up of the repeating units of a chemical called an ester. Ester are the chemicals which give fruits their smell. Fabrics are sold by names like polycot, polywool, terrycot, etc. As the name suggests, these are made by mixing two types of fibers. Polycot is a mixture of polyester and cotton. Polywool is a mixture of polyester एंड वूल। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश समान दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रेलिक कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफी महंगी होती है, जबकि एक्रेलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विभिन्न रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। कक्षा 7 में आपने रेशे जलाकर देखे थे। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। We wear sweaters and use shawls or blankets in winter. Many of these are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. The wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas
Cloths made from acrylic are relatively cheap. They are available in a variety of colors. Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fibers. You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers in class 7. What did you observe? When you burn synthetic fibers, you find that their behavior is different from that of the natural fibers. You must have noticed that synthetic fibers melt on heating. This is actually a disadvantage of synthetic fibers. If the cloths catch fire, it can be disastrous. The fabric melts and stick to the body of the person wearing it. We should therefore not wear synthetic cloths while working in the kitchen or in a laboratory. सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं. All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals. चैप्टर का तीसरा भाग 3.3 संश्लेषित रेशों के गुण धर्म. 3.3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. कल्पना कीजिए कि आज वर्षा का दिन है. आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं. ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं और रख रखाव में सुविधाजनक हैं. निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं सीखिए. Imagine it is a rainy day. What kind of umbrella would you use and why? Synthetic fibers possess unique characteristics which make them popular dress material. They dry up quickly, are durable, less expensive, readily available and easy to maintain. Perform the following activity and learn for yourself. क्रियाकलाप 3.2. एक आकार के दो कपड़ों के टुकड़े लीजिए. प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो. इनमें से एक प्राकृतिक रेशों से निर्मित होना चाहिए और दूसरा संश्लेषित रेशों से बना हो सकता है. इन टुकड़ों के चयन हेतु आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं. टुकड़ों को पृथक बीकरों या मगों में भिगोइए जिनमें बराबर मात्रा में जल भरा हो. 5 मिनट बाद कपड़ों के टुकड़ों को पात्रों से निकाल लीजिए और उन्हें कुछ मिनट धूप में सुखाइए. प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए. Activity 3.2. Take 2 cloth pieces of the same size, roughly half a meter square each. One of these should be of natural fiber and other could be a synthetic fiber. You can take help from your parents in selecting these pieces. Soak the pieces in different mugs, each containing the same amount of water. Take the pieces out of the containers after 5 minutes and spread them in the sun for a few minutes. Compare the volume of water remaining in each container. क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? बिल्कुल सही. क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? बिल्कुल सही. यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुण धर्मों के बारे में क्या बतलाता है? वे संश्लेषित रेशे सस्ते, सुंदर और टिकाऊ होते हैं. अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिर स्थायित्व अर्थात टिकाऊपन, मूल्य और रख रखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए. डू सिंथेटिक फैब्रिक्स सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स? Do they take less or more time to dry? What does this activity tell you about the characteristics of synthetic fabrics? Find out from your parents about the durability, cost and maintenance of these fabrics compared to the natural fabrics. चैप्टर का 4th पार्ट, चौथा भाग 3.4 प्लास्टिक. आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे. इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोगों की एक सूची बनाइए. संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है. सभी प्लास्टिकों में इकाई की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती. कुछ में यह रेखीय होती है तो अन्य में यह तियर्क या क्रॉसबद्ध होती है. आप चित्र 3.6 के ए भाग में और बी भाग में
देख पा रहे हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध हैं, जैसा कि आप चित्र 3.7 में देख सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण अर्थात रिसाइकिल भी हो सकता है। इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, रीयूज, तथा इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है और इसे बेलकर चद्दरों में भी बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। 3.4 प्लास्टिक्स। यू मस्ट बी फैमिलियर with many plastic articles used every day. Make a list of such items and their uses. Plastic is also a polymer like the synthetic fiber. All plastics do not have the same type of arrangement of units. In some it is linear, whereas in others it is cross-linked. You can see in figure 3.6a and 3.6b. Plastic articles are available in all possible shapes and sizes, as you can see in figure 3.7. Have you ever wondered how this is possible? The fact is that plastic is very easily moldable, can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, and rolled into sheets or made into wires. That is why it finds such a variety of uses. पॉलीथीन, पॉली व एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियां बनाने के काम आता है। पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन is an example of plastic. It is used for making commonly used polythene bags. अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलता पूर्वक मोड़ी जा सकती हैं? आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलता पूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के ही कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियां और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है। Now try to bend a piece of plastic yourself. Can all the plastic articles be bent easily? You will observe that some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend. When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. Such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. Polythene and PVC are some of the example of thermoplastics. These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers. दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर फिर नरम नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। दो उदाहरण हैं, बैकेलाइट और मेलामाइन। बैकेलाइट ऊष्मा यानी कि तेज गर्मी और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को यानी कि गर्मी को सहन करने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। चित्र 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित किया गया है। On the other hand, there are some plastics which when molded once cannot be softened by heating. These are called thermosetting plastics. Two examples are bakelite and melamine. Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. It is used for making electrical switches, handles of various utensils, etc. Melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastics. It is used for making floor tiles, kitchenwares,
and fabrics which resist water. You can see in 3.8 shows the various uses of thermoplastics and thermosetting plastic. चैप्टर का 5वां भाग विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि की संचयन की सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं आदि से गिनना प्रारंभ करें। आइए प्लास्टिक के कुछ अभिलाक्षणिक गुणों की विवेचना करें। 3.5 Plastics as material of choice. Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickle or dry fruit etc., plastic containers seem most convenient. This is because of their lightweight, lower price, good strength and easy handling. Being lighter as compared to metal, plastics are used in cars, aircrafts and spacecrafts too. The list is endless. If we start counting articles like slippers, furniture, decoration pieces, etc. Now let us discuss the characteristic properties of plastic. प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाती है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते। उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, मीन्स इस पे कोई रिएक्शन नहीं होता। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रश्ड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड एयर, बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर. They are not corroded easily. That is why they are used to store various kinds of material including many chemicals. प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात कीजिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियां और मग आप आज उपयोग में ले रहे हैं? प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं? तो पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियां लोहे की होती थी। आजकल हम प्लास्टिक की बाल्टियां और मग उपयोग में ले रहे हैं और प्लास्टिक के पात्रों को उपयोग में लाने के कई लाभ हैं, क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है। अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में भी लाया जा सकता है। प्लास्टिक सामान्य धातुओं के अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंडपेरेंट्स about the types of buckets that were used in the past. What is the material of buckets or mugs you are using today? What are the advantages of using a plastic container? Since plastic is very light, strong and durable and can be molded into different shapes and sizes, it is used for various purposes. Plastics are generally cheaper than metals. They are widely used in industry and for household articles. Make a list of different type of plastic containers that you use in daily life. प्लास्टिक कुचालक है। आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं। Plastics are poor conductors. You have learned about that plastics are poor conductors of heat and electricity. That is why plastic wires have plastic covering. The handles of screwdrivers are made of plastics. As mentioned above, handles of frying pans are also made of plastic. क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है? इनके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं दवा की गोलियों और टिक्कियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और विभिन्न प्रकार के चिकित्सकीय यंत्र। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं।
माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। अग्निसह प्लास्टिक, यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। Did you know plastics find extensive use in healthcare industry? Some examples of their use are the packaging of tablets, threads used for stitching wounds, syringes, doctor's gloves, and a number of medical instruments. Special plastic cookware is used in microwave ovens for cooking food. In microwave ovens, the heat cooks the food but does not affect the plastic vessel. Teflon is a special plastic on which oil and water do not stick. It is used for non-stick coating on cookwares. Fireproof plastics. Although synthetic fibers catches fire easily, it is interesting to know that the uniforms of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistant. चैप्टर का 6th पार्ट, छठा भाग 3.6 प्लास्टिक और पर्यावरण। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलिथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घर में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। 3.6 Plastics and the environment. When we go to market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our home. Ultimately, plastic finds its way to the garbage. Disposal of plastic is a major problem. Why? A material which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable. A material which is not easily decomposed by natural processes is termed non-biodegradable. We can see in table 3.3. इस टेबल में 3 कॉलम दिए हुए हैं। पहले में अपशिष्ट के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ वेस्ट, दूसरे कॉलम में अपहासित होने में लगने वाला समय यानी कि पूरी तरह से खत्म होने में लगने वाला समय, अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू डीजेनरेट, और तीसरे में पदार्थ की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल। पहला हम देख लेते हैं सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ एक्सेट्रा। इसको अपहासित होने में यानी कि डीजेनरेट होने में लगभग 1 से 2 सप्ताह का समय लगेगा, तो फिर यह बायोडिग्रेडेबल कहलाएगा, जैव निम्नीकरणीय कहलाएगा। कागज यानी पेपर, इसको डीजेनरेट होने में, अपहासित होने में 10 से 30 दिन लगेंगे, तो यह भी बायोडिग्रेडेबल हो गया, जैव निम्नीकरणीय हुआ। सूती कपड़ा, कॉटन क्लॉथ, 2 से 5 महीने लग सकते हैं इसमें, यह भी बायोडिग्रेडेबल हो गया। लकड़ी, वुड, 10 से 15 साल लगेंगे, चाहे 15 साल लगेंगे लेकिन खत्म तो हो जाएगा ना, तो फिर यह भी बायोडिग्रेडेबल में। ऊनी वस्त्र, वुलन क्लॉथ्स, लगभग 1 साल लगेगा इसमें, तो यह भी बायोडिग्रेडेबल हो गया। अब यहाँ देखो, टिन, एल्यूमिनियम या अन्य धातुओं के डिब्बे, टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल केन्स, इनको डीजेनरेट होने में 100 से 500 साल लग जाएंगे, तो फिर यह कौन सा हुआ? जैव अनिम्नीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और यही बात प्लास्टिक की थैलियों के साथ में है। तो प्लास्टिक बैग्स को तो कई वर्ष लग जाते हैं डीजेनरेट होने में, अपहासित होने में, तो यह जैव अनिम्नीकरणीय में आएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्लास्टिक का कचरा कितना बुरा प्रभाव छोड़ सकता है। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है,
तो यह पर्यावरण हितैषी तो नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लंबा समय लेता है और इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैला धुआं उत्सर्जित करके पर्यावरण को प्रदूषित करता है। अब इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग इकट्ठा कीजिए और इनका अलग निस्तारण कीजिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाइए जिसके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत को याद रखिए। उपयोग कम कीजिए यानी रिड्यूस, पुनः उपयोग कीजिए यानी रीयूज, पुनः चक्रित कीजिए रिसाइकिल, पुनः प्राप्त कीजिए रिकवर और उपयोग ना करें रिफ्यूज। इस प्रकार की आदतें विकसित कीजिए जो पर्यावरण हितैषी हों। Since plastic takes several years to decompose, it is not environmental friendly. It causes environmental pollution. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily. In the process, it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. How can this problem be solved? Avoid the use of plastic as far as possible. Make use of bags made of cotton or jute when you go for shopping. The biodegradable and non-biodegradable wastes should be collected separately and disposed of separately. Practice this in your homes. Can you suggest some other ways in which you can contribute towards reducing the use of plastic material? It is better to recycle plastic waste. Most of thermoplastics can be recycled. Make a list of items that can be recycled. However, during recycling, certain coloring agents are added. This limits its uses, especially for storage of food. As a responsible citizen, remember the 5R principle: reduce, reuse, recycle, recover, and refuse. Develop habits which are environmental friendly. क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहां पशु, विशेष रूप से गायें, कचरा खा रही हों? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलिथीन की थैलियां और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निकल लेते हैं। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठ रोध उत्पन्न करते हैं तथा आमाशय पर एक अस्तर बनाते हैं और अंततः यह उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। लापरवाही में इधर उधर फेंकी गई पॉलिथीन की थैलियां नालियों को रोक देती हैं। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट और अन्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान में या पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे? Have you ever seen a garbage dump where animals are eating garbage? In the process of eating the food waste, they swallow material like polythene bags and wrappers of food. Can you imagine the consequences? The plastic material chokes the respiratory system of these animals or forms a lining in their stomachs and can be the cause of their death. The polybags carelessly thrown here and there are responsible for clogging the drains too. Sometimes we are very careless and throw the wrappers of chips, biscuits and other eatables on the roads or in the park or picnic place. Should we not think twice before doing so? As a responsible citizen, what measures do you suggest to keep public places clean and free of plastic? रेशा विवेक। फाइबर बाइज। प्लास्टिक की थैलियां जलाशयों अथवा सड़क पर नहीं फेंकिए। खरीदारी के लिए जाते समय
एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाइए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम कीजिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डब्बे को उपयोग में लाइए। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स in water bodies or on the road. Take a cotton carry bag or a jute bag while going for shopping. Try to minimize the use of plastic material. Use a steel lunch box instead of a plastic one. तो चैप्टर इज ओवर। आपने क्या सीखा, आइए देख लेते हैं इसे। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायनों के रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तुओं जैसे रस्से, बाल्टियां, फर्नीचर पात्र आदि से लेकर वायुयानों, जलयानों, अंतरिक्ष यानों, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोगों में किया जाता है। संश्लेषित रेशों के वृहत निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर इन्हें रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक नाम दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अवशोषण क्षमता, दहन प्रकृति, मूल्य, चिर स्थायित्व आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। चाहे घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी ओर है। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है। जलाने पर ये विषैली गैसें उत्पन्न करते हैं। भूमि पर डाल देने से इन्हें अपभ्रष्ट होने में कई वर्ष लग सकते हैं। ऐसा इनकी जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति के कारण होता है। हमें आवश्यकता है कि संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हम इनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदायों के पर्यावरणीय संकट को न्यूनतम कर सकें। What you have learned: synthetic fibers and plastics, like natural fibers, are made of very large units called polymer. Polymers are made up of many smaller units, while natural fibers are obtained from plants and animals. Synthetic fibers are obtained by chemical processing of petrochemicals. Like natural fibers, these fibers can also be woven into fabrics. Synthetic fibers find uses ranging from many household articles like robes, buckets, furniture, container, etc. to highly specialized uses in aircrafts, ships, spacecrafts, healthcare, etc. Depending upon the type of chemical used for manufacturing synthetic fibers, they are called rayon, nylon, polyester and acrylic. The different types of fibers differ from one another in their strength, water absorbing capacity, nature of burning, cost, durability, etc. Today, life without plastics cannot be imagined. Be it home or outside, plastic is everywhere. The waste created by plastics is not environmental friendly. On burning, plastics release poisonous gases. On dumping in the ground, they may take years to degenerate. This is because of their non-biodegradable nature. We need to use synthetic fibers and plastics in such a manner that we can enjoy their good qualities and at the same time minimize the environmental hazards for living communities. तो अब अभ्यास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज पहला प्रश्न आ रहा है हमारा, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? Explain why some fibers are called synthetic. Answer: there are some fibers that are prepared by man by using chemicals. कुछ ऐसे तंतु हैं जिन्हें मानव द्वारा कुछ रसायनों के उपयोग से बनाया जाता है। These are called synthetic fibers. ये संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। These are made of small units and joined together to form long chains. ये छोटे यूनिट से मिलकर बनाए जाते हैं जिससे इनकी लंबी श्रृंखला बनती है। Examples of synthetic fibers are rayon, nylon, polyester, acrylic, etc. संश्लेषित रेशों के कुछ उदाहरण हैं
रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक आदि। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। मार्क करेक्ट ऑन द करेक्ट आंसर। ए, रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज। ऑप्शन ए, इट हैज अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, इसका रूप रेशम समान होता है। ऑप्शन बी, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। सी, इट्स फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वोवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स, इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन बी ही सही है, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, इसीलिए इसे सिंथेटिक फाइबर नहीं कहा गया है। तीसरा नंबर प्रश्न है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश एंड डैश फाइबर्स, संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। तो हम जानते हैं सिंथेटिक फाइबर्स या संश्लेषित रेशों को आर्टिफिशियल, कृत्रिम, मैनमेड, मानव निर्मित कहा जा सकता है। तो ये दो नाम इसमें डाल सकते हैं आप। सिंथेटिक फाइबर्स आर synthesized from raw material called dash, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो डैश कहलाता है। हमने इस चैप्टर में ही पढ़ा है पेट्रोकेमिकल, तो सिंथेटिक फाइबर्स उसी से ही संश्लेषण द्वारा प्राप्त होते हैं, सिंथेसाइज करके प्राप्त होते हैं। लाइक सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक इज ऑल्सो ए डैश, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक डैश है। क्या है प्लास्टिक? पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 4, नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशों की प्रबलता दर्शाती हैं। गिव एग्जांपल्स व्हिच इंडिकेट्स दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आंसर, नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग रॉक्स। यह चट्टानों पर चढ़ने के लिए काम में आने वाली रस्सी बनाने में काम में लिए जाते हैं। एंड फॉर मेकिंग पैराशूट्स, तथा यह पैराशूट बनाने के काम में भी लिए जाते हैं। देयर यूजेज शोज दैट नायलॉन फाइबर्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनके उपयोग ही बताते हैं कि नायलॉन के जो रेशे हैं वे बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। आंसर, the characteristics that makes plastics favorable for storing food items are lightweight, हल्का भार, lower price, कम कीमत, good strength, अधिक मजबूती, easy handling, काम में लेने में आसानी। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स। डिफरेंस देखते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी बेंट इजीली, आसानी से नहीं मोड़े जा सकते। इट में ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड, जब भी आप इन्हें मोड़ेंगे तो ये टूट जाएंगे। थर्मोप्लास्टिक कैन बी बेंट इजीली। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, इन्हें गर्म करने पर ये नरम नहीं होंगे, जबकि थर्मोप्लास्टिक आसानी से नरम हो जाएंगे। Thus it cannot be reshaped once by heating, इसीलिए इन्हें दूसरा कोई आकार नहीं दिया जा सकता गर्म करने के द्वारा। और थर्मोप्लास्टिक, इनको तो कोई भी शेप दी जा सकती है गर्म करने पर। क्वेश्चन नंबर 7, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। पहला है देगची के हत्थे, सॉसपैन हैंडल्स। दूसरा है विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड, इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स। आंसर क्या आ रहा है इसका? सॉसपैन हैंडल्स आर मेड ऑफ thermosetting plastics because these plastics do not get softened on heating. एक तो ये गर्म करने पर नरम नहीं होंगे। Also thermosetting plastics such as bakelite are poor conductor of heat, और ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। B. Thermosetting plastic such as bakelite are poor conductor of heat and electricity. जो bakelite नाम का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यह ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। Therefore, they are used for making electric plugs, switches, plug boards.
इसीलिए इनका प्रयोग विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं में वर्गीकृत कीजिए। कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकिल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। नाम दिए हुए हैं यहाँ पर। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट है, प्लास्टिक टॉयज हैं, कुकर हैंडल्स हैं, कैरी बैग्स हैं, बॉल पॉइंट पेन्स हैं, प्लास्टिक बॉल्स हैं, प्लास्टिक कवरिंग्स और इलेक्ट्रिकल वायर्स, प्लास्टिक चेयर्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस। अब इसमें आंसर में आप ये देख लीजिए, अंडरलाइन कर चुके हैं यहाँ पर वो जिन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने हैं, इन्हें दूसरा कोई शेप नहीं दिया जा सकता। तो इनमें नाम आएंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वाले टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, दूसरा कुकर के हैंडल, तीसरा इलेक्ट्रिकल स्विचेस। क्वेश्चन नंबर 9, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है। उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। राणा वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर। शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल? एडवाइज राणा गिविंग योर रीजन। राणा शुड बाय शर्ट्स मेड फ्रॉम cotton. This is because cotton is a good absorber of water. It can soak the sweat coming out of our body and expose it to the environment. Thus, it helps in evaporating the liquid sweat, thereby cooling our body. राणा को सूती कमीज खरीदनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सूती कपड़ा पानी को बहुत आसानी से सोखता है, इसलिए यह हमारे शरीर से पसीना भी बहुत जल्दी से सोख लेता है और साथ ही यह द्रव को वाष्पित करने में भी मदद करता है, तो इसलिए हमारे शरीर को यह ठंडा भी रखता है। क्वेश्चन नंबर 10, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। गिव एग्जांपल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। आंसर, plastics are non-corroded even if they come in contact with strong chemicals. This is because of their non-reactive nature with most materials. For example, the cleansing chemicals that we use at home are stored in plastic bottles instead of metal containers. प्लास्टिक आसानी से संक्षारित नहीं आता, चाहे वह बहुत ही तेज रसायन के साथ में कांटेक्ट में आ जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी प्रकृति असंक्षारक होती है। उदाहरण के लिए हमारे घर में सफाई के काम आने वाला नमक का तेजाब प्लास्टिक की बोतलों में आता है बजाय कि धातुओं के किसी कंटेनर में। क्वेश्चन नंबर 11, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और शूक यानी कि ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। Should the handles and bristles of a toothbrush be made from the same material? Explain your answer. Answer, no. The handle and bristles of toothbrush should be made of different materials. The handle of toothbrush should be hard and strong, while the bristles should be soft and फ्लेक्सिबल। नहीं, हमें दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और शूक एक पदार्थ के नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि हैंडल हमें मजबूत चाहिए और जो शूक हैं या ब्रिसल्स हैं वे नरम चाहिए। तो हमने देखा है कि हैंडल प्लास्टिक के बने होते हैं और शूक ये नायलॉन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। अवॉइड प्लास्टिक्स as far as possible. Comment on this advice. Answer, plastics are non-biodegradable. Once introduced into the environment, they take several years to decompose. Plastics add to the environmental pollution. They cannot be burnt, as when burnt, they release poisonous gases. Plastic bags shown in garbage dump are swallowed by animals like cow. These plastic bags choke their respiratory system and can even prove fatal. Therefore, we should avoid plastics as far as possible. प्लास्टिक हमें पता है कि असंक्षारक होता है और इन्हें वातावरण के साथ में डीकम्पोज होने में कई साल लग जाते हैं। साथ ही यह वातावरण को प्रदूषित भी करता है। इसे जलाया नहीं जा सकता और जब जलाया जाता है तो यह काफ़ी विषैली गैसें उत्पन्न करता है।
कचरे में फेंके हुए प्लास्टिक बैग्स को जानवर जैसे गाय जैसे पशु भी निगल जाते हैं और यह उनके श्वास नली को रोक देता है तथा बहुत ही अधिक हानि पहुंचाता है और बहुत भयानक होता है इनके लिए। इसलिए जहां तक हो सके हमें प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, कॉलम मैच करना है तो पॉलिएस्टर को डी से मैच कीजिए। फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजीली, इसमें आसानी से रिंकल्स नहीं आते। टेफलॉन, इसे सी से मैच कीजिए, इसे नॉन स्टिक कुकवेयर को बनाने में काम में लिया जाता है। रेयॉन, इसे ए के साथ में मैच कीजिए, इसे कास्ट की लुगदी यानी कि वुड पल्प से बनाया जाता है। नायलॉन, इसे पैराशूट बनाने में और स्टॉकिंग्स बनाने में प्रयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। टिप्पणी कीजिए। रॉ मटेरियल फॉर नेचुरल फाइबर्स आर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड दिस मीन्स cutting of lots of trees. This leads to deforestation. But raw materials of synthetic fibers are mainly petrochemicals. Hence, manufacturing synthetic fibers helps in the conservation of forests. प्राकृतिक रेशे बनाने के लिए जो भी कच्चा माल चाहिए वो या तो हमें पौधों से मिलता है या जानवरों से मिलता है। तो इस कच्ची सामग्री को प्राप्त करने के लिए हमें कई सारे पेड़ों को काटना पड़ेगा और जिससे वनों को क्षति पहुंचेगी। लेकिन जो संश्लेषित रेशे हैं उनकी सामग्री हमें पेट्रोकेमिकल्स से प्राप्त होती है। तो फिर यदि संश्लेषित रेशों का निर्माण किया जाएगा तो यह वनों का बचाव ही तो होगा। लास्ट क्वेश्चन 15, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। वी विल डिजाइन अ सर्किट टू सी that thermoplastics are poor conductor of electricity. We need a bulb, some wires, a battery, a piece of metal and a plastic pipe. Set up the circuit first with the metal and then with the plastic pipe as shown in the figure. After you switch on the circuit, the current, you will observe that the bulb glows in the former case. In the later case, the bulb does not glow. Hence, a plastic pipe which is a thermoplastic is shown to be a poor conductor of electricity. And that's it. Chapter is completed. Hope आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी समझ में आ गए होंगे, नोट्स भी आपने पढ़ लिए तो आपकी बहुत अच्छी मदद हुई होगी। और अगर मदद अच्छी हुई है और अगर पसंद आया है तो फिर एक लाइक तो बनता है। सो थैंक्स, हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो।